चलिए तो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल कंसेप्ट किंग में। जैसा कि क्लास स्टार्ट कर लेते थे, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का आज की क्लास में नया टॉपिक है। आज की क्लास में पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज नया क्लास, नया टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय। चलिए तो देखते हैं। चलिए तो पहला आ जाइए अवध, अवध राज्य। अवध जैसे मगध, अवध, तो अवध के बारे में देख लेते हैं। अवध के संस्थापक शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क थे। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क ने किया था 1722 ईस्वी में, जो कि मुगलों से अलग होकर किए थे। तो अवध का संस्थापक कौन थे? शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क के द्वारा 1722 में किया गया था। तो ये तो आप याद रखिएगा कि अवध के संस्थापक शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क ने 1722 में मुगलों से अलग होकर किए थे। और शहादत 1722 में किए थे। और शहादत खान ने अवध की राजधानी फैजाबाद यानी कि लखनऊ को बनाया था। तो शहादत खान ने अवध राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ? तो लखनऊ यानी कि फैजाबाद। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो फैजाबाद, वर्तमान में इसको लखनऊ बोलते हैं। तो कहाँ पर? लखनऊ में। फैजाबाद, लखनऊ। ठीक है, तो अवध के संस्थापक शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फैजाबाद, लखनऊ को बनाई। और अवध के जो राजाओं होते थे ना, अवध के राजाओं को निजाम कहा जाता था। अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो निजाम। अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो निजाम कहा जाता था। अवध के राजाओं को निजाम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। शहादत खां के समय ही फारस के लुटेरा नादिर शाह थे। कौन थे? नादिर शाह। तो शहादत खां के समय ही 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह, कौन थे? नादिर शाह। याद रखना कि शहादत खां के समय ही 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने अवध पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कब करते हैं? 1739 में। और जब अवध पर यह आक्रमण करते हैं तो अवध जो है ध्यान दौलत से क्या रहता है? कंगाल रहता है। यानी कि यहाँ पर कोई मनी या कोई लूटपाट, सोना चांदी ये सब नहीं मिलता है नादिर शाह को। ठीक है, तो शहादत खान ने क्या करते हैं? इस नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्या करते हैं? उकसाते हैं कि आप दिल्ली पर आक्रमण करिए, अवध पर करिएगा तो अवध में तो कुछ नहीं है, अवध में न धन है न दौलत है, अवध खुद भिखारी वाला है। ठीक है, तो नादिर शाह ने जब अवध पर आक्रमण किया तो अवध क्या था? धन दौलत से भरपूर था। नहीं, धन दौलत वहां पर मिल भी नहीं किया, सोना चांदी ये सब। अवध खुद कंगाल था। तब शहादत खान ने नादिर शाह को उकसाते हैं कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। कहाँ पर? दिल्ली पर। तो नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो दिल्ली से जो धन दौलत लूटते हैं, उस धन दौलत को लूटकर शहादत खां तक आने लगते हैं। वहां से दिल्ली से कुछ धन दौलत लूटते हैं तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा
मतलब सोचते हैं कि अब शहादत खां को हम भी दे दे भाई, काहे कि वो बोले हैं कि आप दिल्ली पर जाइए, दिल्ली में मिलेगा ऐसे ऐसा चीज। तो नादिर शाह जब दिल्ली से धन लौट कर आ रहे होते हैं शहादत खां को कुछ देने के लिए, तो ये शहादत खां नादिर शाह के डर से क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है, और जब यह दिल्ली से लूट कर वापस आता है शहादत खां से कुछ देने के लिए, तो शहादत खां डर से ही क्या कर लेते हैं, नादिर शाह के डर से ही शहादत खां आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद शहादत खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सफरत जंग तथा शुजा उदौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, और इस युद्ध में शुजा उदौला क्या करते हैं, तो जीत जाते हैं। इस युद्ध में शुजा उदौला जीत जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 1801 ईस्वी में। 1801 में आबद ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज था। तो पेपर में बहुत बार पूछता है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि द्वारा सबसे पहला स्वीकार करने वाला राज कौन था, तो आबद ही था। कब, तो 1801 में। तो 1801 में आबद राज ने सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज था, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला आपको याद रखना कि आबद ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था, तो 1801 में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आबद का अंतिम जो नवाब था वो बाजिद अली शाह थे। तो आबद का अंतिम नवाब कौन थे, तो बाजिद अली शाह थे। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया कि आबद का अंतिम नवाब कौन थे, तो बाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और आबद पर कुशासन के आरोप लगाकर उसे अपने क्षेत्रों में क्या कर लिया था, तो मिला लिया था। तो पूछता है कि आबद को किस तरह से अपनाया था, तो कुशासन के आरोप लगाकर। पहले तो बाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लेता है और कुशासन के आरोप लगाकर आबद का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद बाजिद अली शाह को कैद कर लिया जाता है, जहां उसकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि इनकी पत्नी बेगम हजरत महल, यही कारण है कि बाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं वो आबद से करते हैं। जैसे कि आप पढ़े हो ना कि 1857 की क्रांति आरा से किसने किया था, और लखनऊ से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, और आबद से किसने किया था। तो यही कारण है कि इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व आबद से किए थे। तो पेपर में पूछता है कि 1857 की क्रांति आबद से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल ने। पेपर में बहुत बार पूछा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व आबद से किसने करा था, बेगम हजरत महल ने। जैसे दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर ने, ऐसा याद रखना। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल ने, हाँ लखनऊ से, और आबद से बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से कर रहे थे, तो आबद से कर रहे थे नेतृत्व 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति
समाप्त होती है तो बेगम हजरत महल ने नेपाल चली जाती है। कहाँ पर? नेपाल। जहाँ उनकी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो नेपाल में होती है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट राज्य आ जाइए हैदराबाद। नेक्स्ट हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना 1724 में। कब होती है? 1724 में। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में होती है। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क अथवा चिनकी सिच, चिनकी सिच के द्वारा। निजाम उल मुल्क अथवा चिनकी सिच के द्वारा, चिनकी सिच खान ने किया था। तो कैसे हुआ? तो मुगल बादशाह के समय। तो किसके समय किया था? तो मुगल बादशाह के समय। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क अथवा चिनकी सिच खां के समय, खान ने किया था। कब? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय। किसके समय किया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय। तो हैदराबाद की स्थापना किसके समय हुआ था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया था 1724 में। किसने? तो निजाम उल मुल्क और चिनकी सिच खान ने। निजाम उल मुल्क ने 1725 में क्या किया था? तो हैदराबाद की अपनी राजधानी बनाई थी। हैदराबाद की अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। एक हिंदू दीनानाथ को, एक हिंदू थे जिनका नाम क्या था? दीनानाथ। एक हिंदू दीनानाथ को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। तो निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान किसे नियुक्त किया था? तो उनका नाम क्या था? दीनानाथ। दीनानाथ एक हिंदू जिनका नाम दीनानाथ था, उनको निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 1728। 1728 ईस्वी में मराठा और पेशवा शासक बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर क्या किया? आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को हरा दिया। हैदराबाद के निजाम को हरा दिया। इसमें मराठा की जीत होती है। तो पालखेड़ा के युद्ध किनके बीच होता है? तो हैदराबाद के निजाम और मराठा शासक बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा के युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा शासक बाजीराव प्रथम के बीच होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम इस युद्ध को जीत लेते हैं। इस युद्ध को पालखेड़ा के युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। पेशवा तथा निजाम के बीच एक संधि होती है जिसे मुंशी शिवगांव की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी शिवगांव की संधि। तो पेशवा और निजाम के बीच एक संधि होती है, मुंशी शिवगांव की संधि। और इस संधि के तहत निजामों ने मराठों की स्वाधीनता क्या करता है? स्वीकार करता है। उसके बाद मराठों को निजामों ने कर देने लगता है चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगता है निजाम, हैदराबाद के निजाम में। जब शिवगांव की संधि होती है तो निजाम ने क्या देने लगता है? चौथ तथा सरदेशमुखी कर देने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। स्वतंत्रता के बाद जो हैदराबाद वाले क्षेत्र थे ना, वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वर्तमान में जो पूरा तेलंगाना आप देख रहे हैं ना, वो पूरा तेलंगाना वाला क्षेत्र ही हैदराबाद कहलाता था। तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना वाला क्षेत्र, यह जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यह हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत सारे भूमिका था हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए या भारत के अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हैदराबाद को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाकर, ऑपरेशन
पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिला लिया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। पॉइंट देखते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला ने किया था। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? सादुतुल्ला ने किया। सादुतुल्ला ने, और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था सादुतुल्ला ने, और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लगभग 3 युद्ध लड़े गए। जब कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक पर राज करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच महत्वपूर्ण कितने? तो 3 युद्ध लड़े गए थे, जो देखेंगे किनके बीच? तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के द्वारा लड़े गए थे, जिसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला यानी कि फर्स्ट एंग्ल कर्नाटक युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्वेश्चन तो यही मिलान करके अगर पूछ देता है कि पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसका डेट लाइन आपको याद रखना है कि 1746 से 48 तक चला था। 1746 से 48 तक। तो पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था। और पेपर में ये पूछता है कि पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ठीक है, तो इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर था। ये भी याद रखना है। पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी याद दिलाते चलेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच यह प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है। और नेक्स्ट स्टार बना के याद रखिए कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है वो किस संधि के तहत होती है? तो एला सापला की संधि। ये भी याद रखना है, एला सापला की संधि। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध से इतना ही याद रखना है। पहला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ कब है? तो 1746 से 48। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध ये समाप्त किस संधि के तहत हुआ? तो एला सापला की संधि। बस इतने ही याद रखना है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध से। इसी से ही पेपर में क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर यही पूछता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? तो एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध से 3 चीज याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये हुआ कब है? तो 1746 से 48। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसका डेट लाइन है 1749 से 54। 1749 से 54। तो दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध का डेट लाइन कब से कब है? तो 1749 से 54 तक है। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था वह फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उसका महत्वाकांक्षी होना। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो डुप्ले को महत्वाकांक्षी होना। ये याद रखना। ठीक है,
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को क्या होना, महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था। इसने क्या किया था, भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था। और इस युद्ध का जो समाप्ति हुआ है वो पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तो याद रखना, पौंडीचेरी की संधि। तो दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध का पहला क्वेश्चन होगा, इसका डेडलाइन कब से कब तक, तो 1749 से 54 तक। इसका मुख्य कारण क्या है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को महत्वाकांक्षी होना। और यह किस संधि के तहत समाप्त होता है, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तो पौंडीचेरी के संधि। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक है, याद रखना। दूसरा, इस युद्ध का मुख्य कारण, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को महत्वाकांक्षी होना। किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसका डेडलाइन है 1756 से 63 तक है। 1756 से 63 तक। तो तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो कि कहां से कहां तक है, तो 1756 से 63 तक चलता है। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चलता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है वो यूरोप में चल रही 7 वर्षीय युद्ध। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यह पूछेगा कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो डेट लाइन है वो कब से कब है, तो 1756 से 63 तक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था, तो यूरोप में चल रहे हैं 7 वर्षीय युद्ध। या इसका मुख्य कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। ठीक है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ये भी याद रखना है कि 7 वर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। पेपर में ये भी पूछा गया कि 7 वर्षीय युद्ध किन के बीच हुआ, तो फ्रांस और यूरोप के फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब से कब तक, तो 1756 से 63 तक। इसका मुख्य कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है, जो कि किन के बीच होता है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है। किस संधि के तहत, तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड यानी कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1756 से 63। इसका मुख्य कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। और यह किन के बीच, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। और सबसे ज्यादा पूछा गया कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त होता है, तो पेरिस की संधि के तहत। इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अगला, मैसूर राज्य। मैसूर राज्य, नेक्स्ट मैसूर राज्य। मैसूर राज्य जो था वो पहले विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। मैसूर जो था, मैसूर राज्य वो पहले विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया वाला इतिहास पढ़ेंगे तब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का ने किया था, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैसूर राज्य जो था वो पहले विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन 1565 में तालीकोटा का युद्ध, ये भी युद्ध याद रखना,
1565 में ताली कोटा के युद्ध के बाद, पेपर में तो सीधा सीधा पूछ देता है कि ताली कोटा का युद्ध हुआ कब है, तो 1565 में। तो 1565 में ताली कोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय ने, किसने, वेंकट द्वितीय ने 1612 ईस्वी में, वेंकट द्वितीय ने 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना करता है। तो वाडियार वंश की स्थापना किसने करता है, तो वेंकट द्वितीय ने मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना करता है। और मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था, हैदर अली ने किया था 1755 ईस्वी में। और हैदर अली एक बहुत महान शासक, यानी कि एक योग शासक माना जाता है। और मैसूर राज्य की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम थी। ये भी याद रखना कि मैसूर राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने, फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था। तो ये भी पूछता है कि 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किसने किया था, तो हैदर अली ने। किसने किया था, हैदर अली ने। तो हैदर अली ने कहाँ पर, तो डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की भी स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध है जो समाप्त होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल यानी कि कर्नाटक राज हमको समाप्त करते हैं, समाप्त हो गया। मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मैसूर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो कर्नाटक युद्ध से दोस्तों याद रखना कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कब हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो मैसूर राज्य पढ़ रहे थे। तो आप देखेंगे अब जो है अंग्रेज जो है मैसूर पर कब्जा करने के लिए 3 आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ता है। जैसा कि 3 कर्नाटक युद्ध वो लड़े हैं, उसी प्रकार से 3 मैसूर युद्ध भी वो लड़ेंगे, यानी कि मैसूर राज्य पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लड़े गए थे। चलिए, तो आ जाते हैं। पहला यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसा कि पढ़े थे, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, उसी प्रकार से पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो डेट लाइन है वो 1767 से 69 तक है। 1767 से 69 तक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब है, तो 1767 से 69 तक है। इसका जो मुख्य कारण था ना, वो हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि हैदर अली ने अंग्रेजों जो है भारत पर अत्यधिक क्षेत्र पर राज कर रहे थे, तो उनके बढ़ते प्रभावों को देखते हुए हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ क्या किया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जो कि 1767 से 69 तक है। इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज को हार होता है और हैदर अली जीत जाते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में हैदर अली को विजय होता है और अंग्रेज को हार का सामना करना पड़ता है। और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल स्मिथ, सर जनरल स्मिथ थे।
सर जनरल स्मिथ कर रहा था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज को हार का सामना करना पड़ता है और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर जनरल स्मिथ कर रहा था। ठीक है, चलिए इस युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है, जैसा कि पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए। तो पहला आंग्ल का मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1767 से 69 तक। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1767 से 69 तक। इसका मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों जो है भारत में अत्यधिक क्षेत्र पर राज कर रहे थे या बढ़ते प्रभावों को दबाव देने के लिए हैदर अली ने इस युद्ध को लड़ा था। अंग्रेज भारत पर ज़्यादा अत्याचार या ज़्यादा युद्ध जीत रहे थे या ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। तो हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभावों को दबाने के लिए इस युद्ध को लड़ा था। तो पेपर में पूछता है कि प्रथम आंग्ल करना मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभावों को दबाने के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है महामंगल सीरी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के समाप्त होता है और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। वो पढ़ेंगे ट्रिक से। तो पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है, और इस संधि की सारी शर्तें तय किया गया था, ये तय कर लिया था और यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सका और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने का मजबूरन बनाया संधि, मद्रास की संधि। तो अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ से कहाँ तक? तो इसका डेडलाइन है 1780 से 84 तक। 1780 से 84 तक। ठीक है, पहला तो मिलान करने के लिए दे देता है दोस्तों, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये मिलान करने के लिए दे देगा। ये पटी डेडलाइन रहेगा। तो इसीलिए हम डेडलाइन को बहुत हेडलाइन कर रहे हैं और बहुत बार बोल रहे हैं कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला था। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 तक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र माहे यानी कि पुडुचेरी, तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे यानी कि पुडुचेरी पर अधिकार करना था। इसका मुख्य कारण था। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र पर कब्जा करना, यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। यानी कि यह हैदर अली के क्षेत्र माहे पुडुचेरी पर अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, और इस युद्ध में हैदर अली क्या होता है? तो मारा जाता है। हैदर अली क्या हो जाता है? मारा जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध में यानी कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद उसके बेटा टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे बढ़ाता है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से ये याद रखना है कि इसका पहला डेडलाइन 1780 से 84 था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र माहे पर कब्जा करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है
वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि। किस संधि? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, जैसे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि के तहत। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से 4 क्वेश्चन याद रखना। पहला, इसका डेट लाइन 1780 से 84। दूसरा, इसका मुख्य कारण क्या था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र माहे पर कब्जा करना था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होगा कि इसी युद्ध में हैदर अली मारे गए और उनके बेटा टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। चौथा क्वेश्चन, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो डेट लाइन है वो 1790 से 92 तक है। 1790 से 92, लगभग 2 साल चला। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका डेट लाइन 1790 से 92 तक। इस युद्ध को टीपू सुल्तान ने लड़ा। कहा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गए, यानी कि टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। मर नहीं जाते, पराजित हो जाते हैं, यानी कि टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, यानी कि पराजित हो जाती है। ठीक है, और इस युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होती है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से इतने याद रखना कि इसका डेट लाइन 1790 से 92 तक है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान नहीं, हाँ टीपू सुल्तान की हार होती है, और यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होती है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से क्या याद रखना है, देख लीजिए। पहला, तो इसका डेट लाइन 1790 से 92 तक है। दूसरा, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और अंग्रेज को जीत होती है, और इस युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब हुआ था? तो 1799 में। तो चतुर्थ यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अब मारे जाते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित होते हैं, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और मैसूर के क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, और इस युद्ध में खुद अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड ब्लेजली कर रहे थे, यानी कि सेना का जो नेतृत्व है वो ब्लेजली कर रहे थे, लॉर्ड ब्लेजली, जिन्होंने सहायक संधि स्टार्ट किया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से क्या रखना है, डेट लाइन पहला क्वेश्चन 1799 में इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इस युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खुद लॉर्ड ब्लेजली कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टीपू सुल्तान जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नव सेना का गठन किया था। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नव सेना का क्या किए थे? तो गठन किए थे, और फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सहायता की सदस्यता ग्रहण किए थे, और फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण किए थे। तो फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने ग्रहण किए थे? तो टीपू सुल्तान ने।
और फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, पटनम में। जैकोबिन क्लब बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, टीपू सुल्तान ने एक धार्मिक उदार शासक था। टीपू सुल्तान एक प्रकार का धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ शंकराचार्य द्वारा बनाए गए थे। कौन सा? तो श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है, इसे पुनः निर्माण करवाए थे। तो पेपर में पूछता है कि श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर में स्थित है, इसे दोबारा निर्माण किसने कराया था? तो टीपू सुल्तान ने। किसने कराया था? टीपू सुल्तान ने, जो कि शंकराचार्य द्वारा बनाए गए थे। श्रृंगेरी पीठ है। पेपर में यह भी पूछा है कि श्रृंगेरी पीठ किसने बनवाया था? तो शंकराचार्य द्वारा। और इसे पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो टीपू सुल्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, टीपू सुल्तान की जो अंगूठी थी उस पर प्रभु श्री राम लिखा था, यानी कि राम लिखा था। तो सुल्तान की, टीपू सुल्तान की जो अंगूठी थी उसमें श्री राम लिखा था, प्रभु श्री राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार जो था वो शेर की तरह था। ये भी पूछा कि टीपू सुल्तान का जो तोपों का जो आकार था वो कैसा था? तो शेर के आकार का था। और टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीवन जी लो। तो टीपू सुल्तान की कहना था कि 100 दिन गीदड़ की जीवन से अच्छा है कि एक दिन आप शेर की जीवन जी लो। ये टीपू सुल्तान की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी से जीने के से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी की तरह जी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट आइए। चलिए तो दोस्तों, नवीनों राज्यों का उदय का ये पार्ट 1 है। और एक पार्ट में नहीं खत्म होगा, 2 क्लास 3 क्लास लाएंगे। उसके बाद इस टॉपिक से थ्योरी वाले सेक्शन खत्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।